एवरीवन, वेलकम बैक। तो गवर्नमेंट ने आईटीआर के नए फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है और इसमें कई सारे अहम चेंजेस किए गए हैं। अगर हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर पिछले साल से और इस साल के आईटीआर में, तो कई सारे चेंजेस किए गए हैं। तो ध्यान रहे, जब भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो सावधानी से आप सेलेक्ट करें कि कौन सी आईटीआर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। इसी चीज़ पे अपने अभी चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कौन सा आईटीआर में क्या रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है और क्या चेंजेस किए गए हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, अपने एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आईटीआर 1 में जो बड़े चेंजेस किए गए उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि आईटीआर किसके लिए एप्लीकेबल है। तो आईटीआर जो एप्लीकेबल है बेसिकली इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है जिसका इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या तरह के इनकम रिपोर्ट होते हैं जनरली? ऐसे इंडिविजुअल जिसकी इनकम सैलरी या पेंशन से आ रही हो, या तो वन हाउस प्रॉपर्टी से आ रही हो। तीसरा जो है, या अदर सोर्सेज से आ रहे हो, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से आ रहा हो, फिक्स डिपॉजिट से आ रहा हो, या तो आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से कम है, तो आप आईटीआर 1 को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पहले भी था और अभी भी है। क्या चेंजेस किए गए इसमें? जो चेंजेस किए गए उस पर अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो मेजर चेंजेस है उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी 1.25 लाख तक अगर आपकी है तो आप आईटीआर 1 में रिपोर्ट कर सकते हैं। अब 1.25 का क्या लॉजिक था? इसका लॉजिक ये है कि कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म है 1.25 तक वैसे भी एग्जेम्प्ट है, तो वैसे भी टैक्स लगना नहीं था, तो उसके लिए जबरदस्ती का आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा और उसको आईटीआर 1 में ही डाल दिया। तो अगर आपकी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है और वो 1.25 लाख तक ही है, तो आप इसको आईटीआर 1 में ही दिखाएंगे इस साल से। पहले ही आईटीआर 2 में अपने दिखाया करते थे। नेक्स्ट अपने डिस्कस करेंगे कि आईटीआर कौन नहीं फाइल कर सकता है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपके लिए आईटीआर 1 नहीं है। आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं, तो भी आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। अगर आपकी कोई भी इनकम फॉरेन एसेट से रिलेटेड है, या आपकी कोई इंटरेस्ट फॉरेन में है, या आपकी कोई एसेट फॉरेन में है, तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। या तो ऐसे इंडिविजुअल जिसका ईसॉप टैक्स और टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एन में कट गया, तो वो नहीं फाइल कर पाएंगे। तो बेसिकली ये चेंजेस थे आईटीआर 1 के। तो मेजर इसमें एक चेंजेस था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आईटीआर 1 में इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि पहले अपना आईटीआर 2 में रिपोर्ट करते थे। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं आईटीआर 2, उसमें क्या चेंजेस लाए गए। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसके लिए कौन एलिजिबल है। तो आईटीआर 2 के लिए इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एलिजिबल होते हैं जिसकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से ना हो। तो आईटीआर 2 में वो इनकम कवर होंगे जो बेसिकली सैलरी या पेंशन से हो, कैपिटल गेन से आ रही हो, आपके मल्टीपल हाउस है उससे रेंटल इनकम आ रही हो, या तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ रही हो और वो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा का। 5,000 के नीचे अगर होता तो अपना आईटीआर 1 में ही दिखा देते हैं। 5,000 से ज़्यादा है तो अपना आईटीआर 2 में इसके रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। या और भी कोई अदर इनकम है, लॉटरी हो गया, या और भी कमीशन वगैरह वैसे कोई इनकम है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं आईटीआर 2 में। आईटीआर 2 में क्या चेंजेस किए गए? आईटीआर 2 में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। इसमें जो मेजर चेंजेस किया गया, बिफोर एंड आफ्टर 23 जुलाई 24, बेसिकली बजट 24 जब आया तो उसमें कैपिटल गेन में काफ़ी सारे टैक्स में चेंज किया गया। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो पहले 10% लगता था, अभी 12.5% लगता है। शॉर्ट टर्म जो पहले 15% लगता था, अभी 20% लगता है। और ये चीज़ जो इफेक्टिव किया गया था, ये इफेक्टिव किया गया था 23 जुलाई से। तो इसीलिए 23 जुलाई के पहले के जो कैपिटल गेन है उसकी रिपोर्टिंग अलग मांगी गई है, और 23 जुलाई के बाद के जो कैपिटल गेन है उसकी रिपोर्टिंग अलग से मांगी गई है, ताकि दोनों का जो टैक्स रेट है वो अलग अलग है और वो कैलकुलेट हो पाए। नेक्स्ट जो मेजर चेंज है वो है लॉस वन शेयर ऑफ बायबैक। तो मैं थोड़ा इसके पीछे चला जाता हूँ कि पहले ये क्या हुआ करता था।
बायबैक पे पहले शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स नहीं हुआ करता था, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हुआ करता था। बजट 24 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया और बोला कि बायबैक पे हम लोग टैक्स लगा दे रहे हैं। तो बायबैक पे टैक्स कैसे लगेगा? बायबैक पे टैक्स लगेगा जैसे डिविडेंड पे टैक्स लगता है। तो डिविडेंड को आप अदर सोर्सेस में दिखाते हैं, उसी तरह से बायबैक पे जो आपकी गेन होगी उसको भी आप एज ए डिविडेंड अदर सोर्सेस में दिखाओगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बायबैक पे जो पैसे मिलेंगे, जैसे आपके पास जो भी शेयर थे उस पर जो भी कंसिडरेशन मिला, वो पूरा बायबैक का आपका गेन माना जाएगा, मतलब वो पूरा डिविडेंड इनकम दिखाना पड़ेगा। बायबैक पे जो भी शेयर सेल करेंगे उससे जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह है वो आपका बायबैक लॉस माना जाएगा और वो कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा, यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा। जो भी पैसा मिला बायबैक में वो पूरा आपको एज ए डिविडेंड इनकम अदर सोर्सेस में दिखाना पड़ेगा, और जो भी लॉस है वो दूसरे कैपिटल जो लॉस है या प्रॉफिट है उसके साथ में एडजस्ट कर पाओ। तीसरी जो मेजर चेंजेस आए हैं वो है एसेट एंड लायबिलिटी की जो पर्सनल एसेट और पर्सनल एसेट की जो डिटेल होता था वो आईटीआर में अपने को रिपोर्ट करना होता था। तो पहले ये जो लिमिट था ये रिपोर्टिंग कब करनी पड़ती थी? पहले अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा था तो आपकी पर्सनल एसेट एंड पर्सनल लायबिलिटी का डिटेल आईटीआर में देना पड़ता था। इस लिमिट को बढ़ा के गवर्नमेंट ने अभी 1 करोड़ रुपया कर दिया है। तो जो भी आपके पर्सनल एसेट है, कार है, ज्वेलरी है, मूवेबल एसेट है, इमूवेबल एसेट है, तो उसकी रिपोर्टिंग अब तभी करनी है जब आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है। नेक्स्ट जो मेजर चेंजेस किया गया है वो डिडक्शन को लेके। पहले क्या होता था, एटीसी, एटीडी और एटीसीसी-डी में अपने सिर्फ वो फिगर डाल देते थे और वो क्लेम हो जाता था। वहाँ पे ये नहीं पूछता था कि कौन सा ये एजुकेशन से रिलेटेड है, कौन सा एलआईसी से रिलेटेड है। अब ये पूरा डिटेल में रिपोर्टिंग मांगा है। टीडीएस को लेके अभी अभी ये सेक्शन कोड वाइज अभी रिपोर्टिंग आ गया है। तो ये मेजर चेंजेस थे आईटीआर 2 में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपने आईटीआर 3 में क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आईटीआर 3 किसके लिए एप्लीकेबल है। तो बेसिकली जो आईटीआर 3 होता है वो एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल और एचईएफ हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस किया गया। तो सेम चीज जैसा आईटीआर 2 में आपने पढ़े कि कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग 23 जुलाई के पहले और 23 जुलाई के बाद जैसा आईटीआर 2 में रिपोर्टिंग मांगा गया, सेम आईटीआर 3 में भी रिपोर्टिंग मांगा गया है। जैसा आपने पहले भी देखे कि आईटीआर 2 में की जो एसेट एंड लायबिलिटी के जो डिटेल है वो तभी देना है जब आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है। पहले ये 50 लाख की लिमिट थी, तो जो आईटीआर 2 में है सेम है, यहाँ पर भी चेंजेस कर दिया गया है। इनहांस डिडक्शन का यहाँ पर भी बात किया गया है कि थोड़ा सा आपको और ज़्यादा डिटेल वे में डिडक्शन की डिटेल डालनी है। टीडीए का जो क्लेम करना है वो सेक्शन कोड वाइज आपको क्लेम करना है, उसकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आ गई है। एक सेक्शन हुआ करता था 44 बीबीसी, उसमें क्रूज शिपिंग बिजनेस को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। तो ये थे मेरे आईटीआर 3 के मेजर चेंजेस जो भी असेसमेंट ईयर 25-26 में इनकॉर्पोरेट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं आईटीआर 4। तो आईटीआर 4 में क्या अहम चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले आईटीआर जो एप्लीकेबल, आईटीआर 4 एप्लीकेबल होता था रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचओ एंड फर्म। ये एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, एलएलपी एलिजिबल नहीं होता है आईटीआर 4 के लिए। तो इंडिविजुअल, एचओ एंड फर्म जिसका टोटल इनकम अप टू 50 लाख है वो आईटीआर 4 को ऑप्ट कर सकता है। इसमें भी क्या चेंजेस किए गए, एलटीसीजी, जो एलटीसीजी 1.5 लाख रुपया तक अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो पहले आईटीआर 4 में इसकी रिपोर्टिंग हम लोग नहीं कर पाते थे। अभी चेंजेस के बाद 1.25 लाख तक अगर कैपिटल गेन आ रही है लॉन्ग टर्म की तो आप इसमें रिपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही में इसका जो 44 एडी की जो लिमिट थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले 2 करोड़ हुआ करते थे, अभी 2 करोड़ से 3 करोड़ के कर दिया गया। लेकिन 3 करोड़ तभी मिलेगा जब आपका 95% रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो डिजिटल होना चाहिए। साथ में जो 44 एडीए था प्रोफेशनल के लिए उसकी भी लिमिट बढ़ा के 75 लाख करा दिया गया। उसको कंडीशन वही है कि 95% डिजिटल रिसिप्ट होना चाहिए, मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा आना चाहिए।
तो ये ITR 4 से रिलेटेड चेंजेस थे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि ITR 4 को कौन ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ITR 4 को जो ऑप्ट नहीं कर पाएंगे वो है डायरेक्टर इन द कंपनी। अगर आप किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्डर हैं, मतलब किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आप होल्ड करते हैं, तो आप ITR को नहीं ले पाएंगे। आपकी कोई फॉरेन एसेट इनकम है तो नहीं मिलेगा, और एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से ज़्यादा है तो आप नहीं ले पाएंगे। ITR फाइलिंग की क्या डेट होती है? जैसा लास्ट ईयर भी जैसा हमेशा रहता है 31 जुलाई, इस बार भी वही 31 जुलाई ही डेट है। डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। सर अगर हम ITR फाइल ही ना करें, डिले हो जाए, तो क्या फाइन पेनल्टी लगेगी? तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और आप ITR फाइलिंग करने में डिले कर देते हैं, मतलब आप 31 जुलाई के बाद फाइल करते हो, तो आपको 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख के नीचे है, तो आपको 1,000 रुपया एज ए लेट फीस देना पड़ जाएगा। आपकी टैक्स पेड अनपेड रहती है तो 234A में 1% पर मंथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लास्ट ईयर से ही न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम सेटअप कर दिया था, अभी भी वही है। ये डिफॉल्ट जो है वो इंडिविजुअल, HUF, AOB और BOI के लिए अनआर्टिफिशियल जुरिडिक्शन के लिए डिफॉल्ट सेट कर दिया। पिछले साल भी था, इस साल भी बाय डिफॉल्ट ही है। अगर आप स्विच करना चाहते हैं ओल्ड रिजीम में, तो आपको ऑप्ट आउट करना है। तो ये थे मेजर चेंजेस जो आपने डिस्कस किए। ऐसे ही अपडेट अपने लाते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।